हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम आक्सपा के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, 1958 में बना था। ये जो एक्ट है ये आर्म्ड फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर्स देता है। इस स्पेशल पावर एक्ट को नागालैंड चाहता है कि रिपील किया जाए उनकी स्टेट से। क्यों चाहता है, क्यों ये न्यूज़ में है और काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है ये, तो इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था जो इसी मुद्दे से रिलेटेड था, तो वो था असम राइफल के ऊपर। तो उस लेक्चर को भी आप देखिएगा, आपको पूरा बैकग्राउंड समझ आएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पे हम आक्सपा के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इससे क्या पावर्स मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अलावा आप चाहें तो मुझसे इंस्टा पर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइमली मिल जाए, तो आप उन वीडियोस को देख पाएंगे। चलिए बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। देखिए क्या हुआ, रिसेंटली नागालैंड के कैबिनेट ने रिकमेंड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिकमेंड किया कि जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 में ये बना था, इसको आप रिपील करो स्टेट से, मतलब इसको खत्म करो हमारे स्टेट से। ठीक है, ऐसा इन्होंने रिकमेंड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्यों रिकमेंड किया है, तो ये इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा, तो आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली नागालैंड के मौन डिस्ट्रिक्ट में एक इंसिडेंट हुआ है। उसमें क्या है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस वर्क कर रही हैं, जो असम राइफल यहाँ पे काम कर रही है, उस असम राइफल की वजह से 13 सिविलियंस मारे गए। ठीक है, इन्हें इन पर फायरिंग की और 13 सिविलियन मारे गए, और इस वजह से ये मौन डिस्ट्रिक्ट में, इवन पूरे नागालैंड में ही ये मैटर काफ़ी ज़्यादा उछल गया। लोगों ने बोला कि आप ये गलत कर रहे हैं, सिविलियंस को मार रहे हैं वगैरह वगैरह। इस तरह से ये आया और फिर नागालैंड की कैबिनेट ने बोला कि आप हमारे यहाँ से ये एक्ट हटाओ। अब ये एक्ट हटाने की बात क्यों चल रही है, तो ये एक्ट कुछ पावर्स देता है इन सिक्योरिटी फोर्सेस को। वो पावर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस एक्ट के बारे में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। ओके, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है उनमें बहुत टाइम से ये डिमांड चल रही है कि इस एक्ट को रिपील किया जाए। ऐसा नहीं कि आज का ही मैटर है, काफ़ी बार ये न्यूज़ में आया है कि आप इसको रिपील करो, हमारे स्टेट से हटाओ। ठीक है, अभी क्या हुआ कि जो नागालैंड के सीएम हैं और मेघालय के सीएम हैं, इन दोनों ने बोला कि आसपा को आप रिपील कर दो। ठीक है, तो अब क्या है ये आसपा, इतनी बात क्यों चल रही है इसके बारे में। तो क्या हुआ, 1942 में जब ब्रिटिश इंडिया था हमारा, ब्रिटिशर्स के अधीन थे हम, तो उस टाइम पर क्विट इंडिया जो मूवमेंट चला था, उसके रिस्पॉन्स में ब्रिटिशर्स ने ये बनाया था ये एक्ट। ठीक है, तो ओरिजिनल फॉर्म तो तब हुआ। अब उसके बाद इंडिपेंडेंस मिल गई हमको। ठीक है, तो हम इंडिपेंडेंट हो गए। तो क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू हमारे पीएम बने, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस एक्ट को ऐसे ही ऐसे रखेंगे। तो उन्होंने रिटेन रखने का सोचा कि हम इस एक्ट को रखने वाले हैं, और इसके लिए ऑर्डिनेंस आया और बाद में नोटिफाई किया गया 1958 में इस एक्ट को एज एन एक्ट। ठीक है, एक ऑर्डिनेंस आया, फिर उसको एज एन एक्ट हमने 1958 में अपना लिया। क्लियर है, तो ये हमारे देश में इस तरह से आया। अब ये एक्ट है क्या, ये एक्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में लगता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर और पंजाब, इन जगह पे है ड्यूरिंग मिलिटेंसी ईयर्स। ठीक है, तो इन सभी में लगाया जाता है। अब इसको कहाँ से रिपील कर दिया गया है, तो पंजाब से सबसे पहले इसको रिपील किया गया था, पंजाब से हटा दिया गया था। तो अब पंजाब में नहीं है, जब लगाया गया था तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जम्मू कश्मीर और पंजाब, ये आपको देखना है जो बॉर्डर बॉर्डर वाले स्टेट्स हैं उनमें है। ठीक है, जैसे किसी और कंट्री की बॉर्डर लगी हुई है। ठीक है, तो पंजाब से भी लगी हुई है, जम्मू कश्मीर से लगी हुई है, इसके अलावा हम नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो उनसे लगी हुई है, तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। और वहाँ पे क्या हो सकता है कि दूसरे कंट्री से इस कंट्री में कुछ लोग आ सकते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो इसी वजह से जो आर्म्ड फोर्सेज है ना, उनको थोड़ी सी पावर्स दी गई हैं। ठीक है, तो उन जगह पे है। अब पंजाब में इसको सबसे पहले रिपील कर दिया गया, बाद में फिर त्रिपुरा में भी डिमांड उठी तो वहां से भी कर दिया गया, और मेघालय से भी इसको रिपील कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है। अब कहाँ कहाँ पे बचा हुआ है, तो नागालैंड, मणिपुर, असम, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर और नागालैंड, इन सभी में अभी ये फोर्स में है। तो नागालैंड चाह रहा है कि हमारे यहाँ से भी हटाया जाए। ओके, तो अब इसमें क्या होता है बेसिकली, तो ये जो एक्ट है ये कुछ स्पेशल पावर्स प्रोवाइड करता है आर्म्ड फोर्सेस को। क्या स्पेशल पावर्स होती हैं और कब वो प्रोवाइड करता है, जब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट इसको इम्पोज कर सकते हैं। पहली चीज तो मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोले
AFSPA इनको बोले, मतलब जैसे कि जो आर्म फोर्सेज हैं वो बोले कि यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत वाली बात चल रही है, यहाँ पे जो एरिया है वो डिस्टर्ब्ड है। डिस्टर्ब्ड का मतलब क्या है कि वहाँ पे ठीक से जैसे चल रहा है ना स्मूथली काम, वैसे नहीं चल रहा है। कुछ हो सकता है वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह का कोई सीन हो जाए, या लोग कुछ तरह का मतलब इस तरह का कोई काम कर दे, कुछ भी, जैसे कि दूसरी कंट्री से कुछ लोग आ गए और उन्होंने कुछ ऐसी प्लानिंग वगैरह चल रही, कुछ भी हमें ठीक नहीं लग रहा है, तो अंडर सेक्शन 3 के अंडर किसी एरिया को, किसी स्टेट को एज अ डिस्टर्ब्ड अगर घोषित किया जाता है, तो उस स्टेट में या उस स्टेट के कुछ पार्ट्स में सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट इनके बोलने के बाद ये एक्ट लग जाएगा, और उसमें ये जो आर्म फोर्सेज हैं उनको कुछ स्पेशल पावर मिलेंगी। ठीक है, तो इसको इम्पोज कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, या स्टेट का जो गवर्नर है वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब AFSPA कब आएगा उन एरिया में? जब मिलिटेंसी हैज बीन प्रिवेलेंट, मतलब उन एरियाज में होगा जहाँ पे आर्म फोर्सेस हैं और वो एरियाज डिस्टर्ब एरियाज माने जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। बट यहाँ पे ये कि स्टेट गवर्नमेंट को भी आपको बताना होगा, ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया और आपने कर लिया, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी डिस्कशन होगा, उनके साथ मिलकर इनको काम करना है। अगर आप लास्ट वाला लेक्चर देखेंगे असम राइफल के बारे में तो आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो एक्ट है वो कुछ स्वीपिंग पावर्स देता है आर्म फोर्सेस को, कि वो ओपन फायर कर सकते हैं, मतलब वो लोगों को शूट आउट कर सकते हैं, इवन उनकी डेथ भी हो जाए तो भी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे डेथ हो सकती है उस पर्सन की, कोई दिक्कत नहीं है, ओपन फायरिंग की इनको मिलती है। इसके अलावा अगेंस्ट एनी पर्सन, किसी पर्सन, तो वही वाली चीज लिखी है। ठीक है, टू लॉ और कैरिंग आर्म्स। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि ओपन फायर डेथ्स वगैरह भी हो सकती है, उनको मार सकते हैं। इनको ये होना चाहिए कि ये पर्सन जो है वो हमें सस्पिशियस दिख रहा है, तो हम इसको वार्न करेंगे पहले, और वार्न करने के बाद अगर वो नहीं मानता है तो फिर उसको ओपन फायर भी कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, जैसे जलियांवाला बाग में हुआ था ना, ओपन फायर कर दी थी, लेकिन वहां पे क्या हुआ था बताया नहीं गया था। ठीक है, लोगों को नहीं बोला गया था, लोग शांति से बैठे हुए थे, कुछ इस तरह का कुछ नहीं चल रहा था, बट ओपन फायर कर दी थी, लोग भाग भी नहीं पाए थे वहां से, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह का ही ये भी इनको थोड़ी सी इस तरह की प्रिविलेजेस बोल सकते हो आप, ऐसी फैसिलिटीज मिलती है कि वो आप मार सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की पावर्स मिलती है, लेकिन यहाँ पे पहले उसको बताना है, एक बार बोलना है, वार्न करना है। ठीक है, इट गिव्स देम पावर्स टू अरेस्ट इंडिविजुअल। इसके अलावा और क्या हो सकता है? किसी भी इंडिविजुअल को अरेस्ट कर सकते हैं, अरेस्ट तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वारंट की जरूरत नहीं, विदाउट वारंट आप अरेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल सस्पिशन। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि इस पर्सन ने कुछ गलत किया है, उस पर संदेह है, तो उस पर्सन को बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सर्च भी कर सकते हैं उसकी जगह को, वो मतलब जो भी आपको लग रहा है कि इस चीज़ को सर्च करना चाहिए तो उस चीज़ को सर्च कर सकते हैं। किसी को अरेस्ट में ले लिया, फिर उसके घर की तलाशी ले रहे हैं टाइप कैसे, उसकी भी वारंट की जरूरत नहीं होती। और बहुत सारी इनको पावर्स मिलती हैं। क्या पावर्स मिल सकती हैं? सर्च ऑपरेशन में, अगर ये जो ऑपरेशन चल रहा है उस दौरान पर इनको सेंटर से अप्रूवल नहीं लिया है तो कोई भी इन पर प्रोसिक्यूशंस और लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी इन फोर्सेस पर। ठीक है, इसके लिए आपको सेंटर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर प्रायर अप्रूवल नहीं लिया है तो उस पर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह नहीं होंगी ऑन आर्म फोर्सेस के। ठीक है, तो इनको फैसिलिटी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि देश में ना दूसरे देशों से आक्रमण वगैरह हो रहा है, तो उनको अब लेना ही पड़ेगा उनको कि भाई ऐसे कुछ ना हो जाए, देश की सिक्योरिटी, जैसे हमने पुलवामा देखा, इस तरह की चीजें हो जाती हैं, तो इनको भी थोड़ी सी थोड़ा सा हमें देना पड़ता है। ठीक है, इस तरह की पावर्स। अब ओपन फायर जो कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी, ऐसा नहीं कि आप, अब इसमें तो ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई पर्सन अपना ही गुस्सा निकाल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ओपन फायर जो है वो प्रायर वार्निंग दिए बिना नहीं होना चाहिए, मतलब कि पहले जिस पर्सन को मारने वाला है उसको वार्निंग दे दो। ठीक है, तो वार्निंग के बाद, है ना, इस तरह से मारा नहीं जा सकता। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने किसी पर्सन को लिया है, आपने उसको विदाउट वारंट अगर उसको आपने गिरफ्तार कर लिया, तो उसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर अंदर लोकल जो पुलिस स्टेशन है वहां पर उसको भेजना होगा, उनको हैंड ओवर करना होगा। ऐसा नहीं आप उसको रख के बैठ जाओ, फिर टॉर्चर कर रहे हो और फिर उससे उगलवा रहे हो, कुछ भी। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको करना पड़ेगा, 24 घंटे तक आप उसके पास, मतलब तब तक आप रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि ये जो आर्म फोर्सेज जो भी ऑपरेशन करेंगी ना, उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके करना पड़ेगा। ठीक है, कोऑपरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि डीएम वगैरह जो, उनको बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको बोल दिया और आप करते जा रहे हो, स्टेट
पर इस तरह से भी हो सकता है ना कि भी स्टेट गवर्नमेंट को आप बता ही नहीं रहे हो, उनको पता ही नहीं चल रहा है, तो एक तरह से लोगों जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको आप खत्म कर रहे हो। ठीक है, ये तो एक चीज हो गई। तो कोई एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताना होगा इनको। जो मॉन ऑपरेशन हुआ था उसमें जो यहाँ पर जो लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बोल रहा है कि आपने हमें बताया नहीं था, हम इस ऑपरेशन से तो अवेयर ही नहीं थे, आपने अपने आप ही ऑपरेशन चला लिया और 13 लोगों को मार दिया। इस तरह की बात सामने आ रही है। ठीक है, इसके अलावा अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू रिपील आफ्सपा द पास्ट। तो अब आपको समझ आएगा कि इस एक्ट में क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या पावर्स प्रोवाइड की जा रही हैं और क्या लिमिटेशंस हैं, वो भी समझ आ गया। ठीक है, जो आर्म फोर्सेस पे ये कुछ लिमिटेशंस लगाई जाएंगी। अब पास्ट में ये जो आफ्ता है उसको रिपील करने के लिए काफी सारे अटेम्प्ट किए गए, ऐसा नहीं कि पहली बार ये बात चल रही है। तो मणिपुर में 2000 में क्या हुआ, एक ईरम शर्मिला इस नाम के एक्टिविस्ट थे, इन्होंने एक हंगर स्ट्राइक की जो कितने साल तक चली, ये 16 साल तक चली आफ्सपा के विरोध में। तो 2004 में यूपीए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक 5 मेंबर कमेटी बना दी। ठीक है, जिसमें इसके हेड कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जीवन रेड्डी कमीशन। ये इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, 2005 में सौंपी, और इन्होंने बोला कि आप आफ्सपा को जो है वो रिपील कर दो। क्यों रिपील कर दो, क्योंकि ये सिंबल ऑफ ऑपरेशन बन गया, मतलब लोगों को मारा जा रहा है, मतलब दबाया जा रहा है, बेसिकली उनका शोषण किया जा रहा है। ठीक है, जो सिविलियंस हैं उनका शोषण किया जा रहा है इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, ये एक्ट बनाया तो दुश्मनों के लिए था, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ के जो सिविलियंस हैं उनको ऑप्रेस किया जा रहा है, तो इस वजह से इसको रिपील कर दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन दूसरा बनाया गया, जिसके हेड कौन थे, वीरप्पा मोइली। ठीक है, इन्होंने भी बोला कि ये जो रिकमेंडेशन जो प्रीवियस जो कमीशन था उसने जो रिकमेंडेशन दी उनको सपोर्ट किया उन्होंने कि हाँ भाई आप रिपील कर दो, कर देना चाहिए। फिर यूपीए जो गवर्नमेंट थी, जो उस टाइम पर गवर्नमेंट थी 2004 में, तो उन्होंने एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई जो कि इस मैटर को देखे। ठीक है, इसको चेक करे। बाद में फिर एनडीए की गवर्नमेंट आ गई, तो उन्होंने क्या किया, जो ये सब कमेटी थी उसको ड्रॉप कर दिया, और उनकी जो फंडिंग्स थी ना, रेड्डी कमीशन जो बनाया गया था उसकी जो फंडिंग्स थी वो भी रिजेक्ट कर दी, मतलब ये काम वहीं खत्म हो गया। ठीक है, तो उस पर निगरानी वगैरह का कोई सीन नहीं रहा। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसमें ये सब चीजें हुई, तो वहां से ये चीज खत्म हुई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी बार बोला है कि भाई आप इस जो एक्ट है उसको थोड़ा सा देखो, वहाँ पे ऐसा नहीं कि आप स्टेट गवर्नमेंट को कुछ बता नहीं रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे ये एक्ट लगा दे रही है, सिविलियंस जो है वो मर रहे हैं, तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी बार इसके लिए बोला कि आप इसको ख़त्म करो, रिपील करो हमारे यहाँ से। तो ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, काफ़ी बार हुआ है। और सेंटर ने त्रिपुरा में 1972 में इसको इम्पोज किया गया था। ठीक है, मणिपुर में भी किया गया था, तो मणिपुर ने भी बोला कि नहीं आप इसको हटाओ 2012 में। इसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने एंटी आफ्सपा स्टैंड से अपना करियर बनाया, इस तरह का भी काफ़ी कुछ चला रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आपको इसको अगर लगाना है तो आप इस तरह से कर सकते हो, बट आपको स्टेट गवर्नमेंट की भी वहाँ पे परमिशन या उनको बताना होगा। और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोले कि हमारे यहाँ से आप इसको रिपील करो, जैसे अभी नागालैंड ने कहा, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट फिर डिस्कस होगा और फिर रिपील अगर लगेगा तो किया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ जो ऑफिसर्स थे उनके अगेंस्ट कुछ नहीं आया है, कई बार आया है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का एक केस हुआ था, उस केस में भी इस तरह का आया कि ये जो आफ्सपा है उसका मिसयूज किया जा रहा है और काफ़ी लोगों की किलिंग हुई है। करीब करीब 1500 अक्रॉस 1979 से लेके अभी तक इतने सारे लोग मारे गए हैं इसकी एक्ट की वजह से। तो इस तरह से हुआ था 1950 में। और इसके अलावा नागालैंड, मिजोरम में भी काफ़ी कुछ इस एक्ट की वजह से हुआ था। क्या हुआ था यहाँ पे 1950s में एयर रेड्स, बॉम्बिंग की गई थी इंडियन मिलिट्री के द्वारा, और काफ़ी सारे लोगों को मारा गया था, प्लस रेप के केसेस भी सामने आए थे। मणिपुर में भी इसी तरह का केस 2000 में हुआ था, और किलिंग के, रेप वगैरह के केसेस भी आए थे कि मतलब आर्म फोर्सेस ने लोगों को ऑप्रेस किया, मास किलिंग की और रेप वगैरह के इंसिडेंट भी सामने आए। फिर उसके बाद क्या होता है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने बोला और ये फिर यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में गया, और इसमें ऐसा बोला गया कि लोग अपना अपना फ़ायदा निकालने के लिए इस एक्ट का मिसयूज़ भी कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें सामने आई। फिर बाद में क्या हुआ कि
कुछ विक्टिम्स थे। तो इसमें मैंने आपको बताया करीब करीब 1500 1979 से लेकर 2012 तक 1500 फेक एनकाउंटर्स किए गए और ये 2008-9 में बहुत ज़्यादा किए गए थे। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स आए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक 3 मेंबर कमेटी बनाई गई थी और फिर इसमें यही था कि कुछ इसका इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोग भी जिनके नाम सामने आए कि हाँ इन्होंने गलत किया है। 6 केसेस थे जो फेक एनकाउंटर के थे, ठीक है, 2009 में इस तरह का। और इस तरह के केसेस फेक एनकाउंटर के केसेस सामने आए। फिर सीबीआई ऑफिशियल्स वगैरह भी इसमें इंक्लूड हुए। तो इस तरह की काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशंस हुई और बाद में इस तरह का भी हुआ कि आप इसको बंद करो या इसमें जो लिमिटेशंस हैं वो लगाई जाएं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो, जो लिमिटेशन मैंने बताया वो इसमें लगाई गई। तो ये पूरा का पूरा मैटर है। तो कुछ इसके प्रॉज भी हैं, कॉन्स भी हैं। प्रॉज तो आपको पता ही, देश की सिक्योरिटी की बात है तो इस तरह की कुछ हमें पावर्स देनी पड़ती है, नहीं तो अगर हम पावर्स नहीं देंगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो AFSPA के कुछ प्रॉज हैं, कुछ कॉन्स हैं। कॉन्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, प्रॉज भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो असम राइफल वाला जो लेक्चर है उसको भी आप देखिएगा, तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा कि असम राइफल को किस तरह की पावर्स हैं। जो डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर है असम राइफल को जो दिया गया है वो क्या है, उसके बारे में भी मैंने वहाँ पे बताया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। चलिए यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को नहीं किया तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ये तो आपको पता ही है। थैंक यू सो मच फॉर